हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले नेशन का कॉन्सेप्ट आया कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या आंसर देंगे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर रिलीजन को कॉन्सेप्ट नहीं बोलने का, जानबूझकर बोला है जिससे इस दिशा में आप सोचें। कुछ लोग कहेंगे कि सर रिलीजन तो वो है जिसके थ्रू पता लगता है कि हम एग्जिस्ट करते क्यों हैं, हमें जीना कैसे है और हमें जाना कहाँ है। पॉइंट नोटेड। व्हाट अबाउट नेशन? रिलीजन के अगर रिलेटिव आप देखें तो नेशन आपकी लाइफ में कहां एग्जिस्ट करता है, जरा सोचिए इस बात पर। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो इसी डिबेट से निकलता है। वेलकम टू दिस इशू, इंपॉर्टेंट इशू है। शुरुआत करते हैं। देखिए, रिलीजन के बारे में हमारे पास दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला कि एक कॉन्सेप्शन है, तभी डिफरेंट कॉन्सेप्शन, डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशंस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए जिसका पर्पस था कि मानव को एक दिशा दी जाए कि जीना कैसे है, जीना क्यों है। क्योंकि ह्यूमंस आर क्रिएटिव बाय नेचर, लॉजिक रखते हैं, वो कुछ ना कुछ सवाल और उसके जवाब ढूंढेंगे। लाइफ में एक ऑर्डर रहे, इस वजह से ये कॉन्सेप्शन बनाए गए, यानी कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, मीन्स फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन आवर सोसाइटी। इसके बाद रियलिटी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि देखिए रिलीजन ही है जो अस्तित्व है, क्योंकि इसी के आधार पर आसपास सब चल रहा है। तो यानी कि ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई फैब्रिकेशन नहीं है, ये अपने आप में एक अस्तित्व है, रियलिटी है। ठीक है, दोनों व्यूज हैं। इसके बाद नेशन पर आइए। नेशन के बारे में भी दो हैं, कॉन्सेप्शन है, रियलिटी है। कॉन्सेप्शन जैसे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, जब 30 सालों तक युद्ध चलता रहा यूरोप में, उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई, तो इसके बाद ये वर्ड नेशन स्टेट पॉपुलर हुआ। नेशन वर्ड बना है नेसाई से, जिसका मतलब, नेसाई का मतलब होता है ए सेंस ऑफ कॉमननेस। आइडिया ये था कि किसी एक क्षेत्र में, किसी एक टेरिटरी में अगर लोग सेंस ऑफ कॉमननेस रखते हैं, इट मे बी बेस्ड ऑन रिलीजन, इट मे बी बेस्ड ऑन कल्चर, लैंग्वेज, तो ऐसे में उन लोगों के ग्रुप के ऊपर एक गवर्नमेंट होगी जो सॉवरन होगी, और ऐसे में हम उसको नेशन कह सकते हैं। जबकि रियलिटी वाला जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जैसे अरबिंदो घोष, उनका मानना है कि भारत प्राचीन काल से हमेशा से राष्ट्र था। उनका कहना था कि राष्ट्र कोई ऐसे फैब्रिकेशन नहीं है किसी ट्रीटी से बना, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों? एक आइडिया ये भी है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स, फॉर एग्जांपल जेम्स मिल, जेएस मिल, विंस्टन चर्चिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र ना कभी था, ना कभी है और ना कभी हो पाएगा। फिर उनसे कहा गया कि भाई देखिए, आज़ाद हो रहे हैं, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, तो देश तो बन रहा है, देश तो यहाँ पर था, बस आप गुलाम हमें बना लिए थे। तो ऐसे में रिप्लाई उनका आता है कि देखिए ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। ऐसा उनका क्यों मानना था? उनका मानना था कि नेशन का तो मतलब है जहां पर सेंस ऑफ कॉमननेस हो, बेस्ड ऑन वन रिलीजन और कल्चर और लैंग्वेज। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो डाइवर्सिटी है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर। तो ऐसे में ये डाइवर्सिटी एक साथ कैसे को एग्जिस्ट करेगी, ये वेस्टर्न स्कॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जल्दी ही ये देश टूट जाएगा। और जैसे ही पार्टीशन हुआ, मींस जो माउंटबेटन प्लान था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो हमने जो कहा था ना, वो तो शुरुआत से ही होने लगा, देखो डिवीजन हो गया, अभी और डिवीजन होंगे। तो यानी कि आइडिया ऑफ इंडिया वाज एक्चुअली अ काउंटर टू दिस आइडिया विच वेस्टर्न स्कॉलर्स वर पुशिंग। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब व्हाट इज कम्युनलिज्म? देखिए, कम्युनलिज्म एज अ वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इज्म रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी को। आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा, विचारों की धारा, यानी कि कुछ सेट ऑफ आइडियाज हैं जिनका एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो सारे आइडियाज रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से और एक कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव है क्या? यहां पर आइए। कम्युनल वर्ड बना है कम्युनिटी से, यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है इन कम्युनिटी। आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होनी चाहिए किसी कम्युनिटी में। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, यूनिफाई द कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी, यानी कि अटैचमेंट तो है, लेकिन अटैचमेंट का जो रूप निकल कर आ रहा है वो ये है कि वी आर यूनिफाइंग अगेंस्ट अदर कम्युनिटी। तो आपको नहीं लगता कि इससे डिवीजन इन सोसाइटी होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स टीनेट्स,
जैसे इंटॉलरेंस, हैट्रेड। आपको नहीं लगता किसी भी समाज में जहां पर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, चाहे वो कल्चर के ऊपर हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पर हो, लेकिन एक चीज चाहिए वहां पर, उसके बिना कोएग्जिस्ट नहीं किया जा सकता, वो है टॉलरेंस। इसका मतलब ये है कि आप इस बात से बिल्कुल वास्ता रखते हैं कि भाई दूसरा हमसे अलग पर्सपेक्टिव, अलग व्यू रख सकता है। इंडियन फिलॉसफी में तो एक वर्ड भी है अनेकांतवाद, यानी कि देयर कैन बी मल्टीपल ट्रुथ्स विच कैन कोएग्जिस्ट, यानी कि एक ही दुनिया को देखने के कई सारे नजरिए हो सकते हैं। आपको सारे नजरियों को दरकिनार करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को हक है अपना नजरिया रखने का। तो दैट टॉलरेंस वाज एक्चुअली प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से भारत में यह एग्जिस्ट करता रहा है। तो आप सोचेंगे फिर ये कम्युनलिज्म आया कैसे, वे क्यों इतना बड़ा इशू बन गया है? तो देखिए यहां पर लिंक इसका है पॉलिटिक्स से। आप कहेंगे कि सर पॉलिटिक्स तो हमेशा से होगी। जी हां, हमेशा से थी, लेकिन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का भी लिंक है कम्युनलिज्म से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक किसी एरिया के राजा हैं, मान लीजिए मोनार्की हमने स्टैब्लिश कर दी वहां पर, आप राजा हैं। तो मुझे बताइए आपको अपने राज को कंटिन्यू करने के लिए बार बार कुछ एक निश्चित टाइम में से 5 साल में जनता के पास जाकर उनको अपने फेवर में लेने की जरूरत है क्या? क्या आप वहां पर चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप राजा हैं, हेरिडिटरी रूल होगा बाप का, आपके बाद आपका ही कोई वंश से कोई बनेगा। तो वहां पर आप जनता को के पास नहीं जाएंगे, राइट? आप चाहेंगे कि बस स्टेबिलिटी रहे, सब व्यवस्थित रहे। लेकिन अभी अगर मैंने इस सिस्टम को चेंज कर दिया और यहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी, तो यानी कि अब कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, अब और भी लोग हैं जो कंपीट करेंगे रूलर बनने के लिए। उनको जनता के पास जाना है और जनता को का सपोर्ट लेने के लिए जनता को मोबिलाइज करना पड़ेगा। यानी कि अब जनता को लुभाना है। अब जनता को लुभाने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं? आप कहेंगे सर हम एजुकेशन बताएंगे जनता को, हम हेल्थ बताएंगे, हम बताएंगे कि ये देश ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, आपके पास ये आइडियाज है। एक दूसरा पॉलिटिशियन है, उसके पास है रिलीजन। वो जनता को बता रहा है कि देखो आपका धर्म खतरे में है। अब मुझे बताइए जनता के जो साइकोलॉजी है उसके ज्यादा करीब क्या है, उसका धर्म या देश का कानून? आप कहेंगे कि सर धर्म। बिल्कुल सही। धर्म क्यों? क्योंकि पैदा होने से लेकर अंत्येष्टि तक, पैदा हुए, शादी हुई, हर जगह, मतलब छोटे 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 रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, हर जगह आपकी लाइफ को क्या कनेक्ट कर रहा है? रिलीजन कनेक्ट कर रहा है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपकी लाइफ को कितना कनेक्ट कर रहा है? आप अब मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करने लग गए, तो आप अब कॉन्स्टिट्यूशन से वास्ता आपका हो रहा है, या कुछ आपका इंटरेस्ट आ गया कि देश में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसमें कुछ रेफरेंस आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ठीक है, आपको पता लग गया कि हाँ इस तरीके से देश चलता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आमतौर पर लोगों की लाइफ में करीब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ या रिलीजन? आंसर है कि एक समाज का एक बड़ा तबका है जिसके ज्यादा करीब धर्म है। हालांकि एजुकेशन और हेल्थ का सीधा इंपैक्ट उसकी लाइफ पर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं तब इस तरफ जाते हैं। तो यानी कि यहां पर एक कंपटीशन हमने देखा पॉलिटिक्स में। तो यानी कि अब इस मोबिलाइजेशन की वजह से हमने कम्युनलिज्म को बढ़ते देखा भारत में। अब आप कहेंगे सर ये आज़ाद भारत में आया क्या? मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ये तब पॉपुलर हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो इससे पहले आ चुकी थी, राइट? और इससे भी पहले यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को भी रूल करना था, और रूल करने के लिए मुझे बताइए अगर कोई समाज संगठित है, एक साथ हैं, और आप उनको गुलाम बना रहे हैं, उनको गुलाम बनाना आसान होगा क्या? नहीं होगा। और अगर आप उनको बांट दें तो उनको गुलाम बनाना आसान होगा। तो ऐसे में कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स अगर हम कम्युनलिज्म की कहें तो सबसे पहला, रिलीजन इज सीन एज अ बेसिस ऑफ नेशन, यानी कि धर्म और राष्ट्र दोनों को एक माना जाता है। और अगर कोई और धर्म का व्यक्ति उसी राष्ट्र के कंसेप्ट से जुड़ता है तो माना जाता है कि नहीं, ये ट्रू नेशनलिस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रू नेशनलिस्ट तो केवल मैं और मेरा धर्म ही हो सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली ऐसे समाज में जहां पे डिफरेंट धर्म है, राइट? वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स। अब ऐसा हो सकता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो ये भी एक एक्यूट प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से आएगा सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन से जो कम्युनिटी है ना, वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अपने आप में।
कि भाई अब हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन इज सुपीरियर देन अदर रिलीजन, डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप अगेंस्ट अनदर, कि हमारा तो एग्जिस्टेंस ही दूसरे के खिलाफ है। और स्टेट पावर को अगर यूज किया जाने लगे एक ही विशेष धर्म के फेवर में, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद का क्या कहना था। उनका कहना था कि किसी क्रिश्चियन को बुद्धिस्ट या हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, किसी बुद्धिस्ट हिंदू को क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ही वाज सेइंग कि हर एक धर्म की अपनी एक महत्ता हो सकती है, और आप इस महत्ता में क्या समझें कि जिससे जो अच्छा सीखने के लिए मिल सकता है, द स्पिरिट विच यू कैन एम्बाइब फ्रॉम अदर्स, दैट यू कैन एम्बाइब, दिस इज द वे टू ग्रोथ, दैट इज वॉट स्वामी विवेकानंद वाज सेइंग। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि चलिए सर, ये इंडिया की बात है, लेकिन ये इंडिया की बात नहीं है, दुनिया के अलग अलग कोने में हम यही कम्युनलिज्म देख रहे हैं। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान जिन्ना ने क्या कहा था कि धर्म के आधार पर एक राष्ट्र की जरूरत है और फिर वहां पर पीस, ट्रैंक्विलिटी, प्रोग्रेस सब कुछ होगा। लेकिन क्या कम्युनलिज्म खुद पाकिस्तान में नहीं है? वहां शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, शिया हजारा मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी और कम्युनिटी का आइडिया ऐसा होना कि हम दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर हैं, तो ये जहां पर भी होगा वहां पर ये प्रॉब्लम होगी। साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा होता है। अभी चौंकाने वाली बात पता लगी कि स्वीडन में राइट्स हुए हैं। राइट क्यों हुए? क्योंकि जो एक राइट विंग लीडर है, उन्होंने कुरान को जलाने की कोशिश की। इससे पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पता लगे। अब मुद्दा आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार स्वीडन तो डेवलप्ड नेशंस में से एक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर आता है। अगर आप उनकी पर कैपिटा इनकम देखें वो इतनी अच्छी है, वहां क्या जरूरत पड़ गई इन सब चीजों की? देखिए रीजन क्या है। अगर दुनिया के किसी एक इलाके में कुछ ट्रबल्स होते हैं और उसकी जो वेव्स हैं वो फैलती हैं, जैसे आप सन 2010 के आसपास अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे, तो हमने जब अरब स्प्रिंग देखा, फिर उसके बाद हमने देखा वेस्ट ने इंटरवीन किया इन मिडिल ईस्ट फोर्सफुली। उससे पहले भी चल रहा था, अब और ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद हमने देखा कि रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंड दीज पीपल फॉर देयर ओन लाइफ दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यूरोप। अब जब वो यूरोप की तरफ जाने लगे तो यूरोप में क्राइसिस हुआ रिफ्यूजी का, और रिफ्यूजी क्राइसिस होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग जो हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, उनको लगेगा कि ये तो बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ये तो हमारी नौकरियाँ, हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज के लिए खतरा बन गए। तो ऐसे में ऐसे लीडर्स पॉपुलर हो जाएंगे जो लीडर्स जो है कहेंगे कि देखिए आपकी सारी समस्या का जड़ इन रिफ्यूजीज़ का आना है, और इन रिफ्यूजीज़ का आना है तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है, हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी कम्युनिटी ज़्यादा सुपीरियर है, इनकी कम्युनिटी इन्फीरियर है। तो वहाँ पर ये क्राइसिस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट। अच्छा, यहाँ पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक व्यू दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। उन्होंने कहा था कि वेस्ट वर्सेस इस्लाम सिविलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है उसके आइडियल्स इस्लामिक सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग हैं, और पिछले कुछ समय में देखा गया जब वेस्ट ने कोशिश करी कि हम डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीबिया में, फॉर एग्जाम्पल सीरिया में, तो ऐसे में अब हुआ क्या? गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। इराक में, क्या इराक में सक्सेसफुल हो गई वो डेमोक्रेसी? नहीं। तो ऐसे में अब इस्लामिक वर्ल्ड में भी एक बात फैल गई कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, हमारे आइडियल्स के खिलाफ हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला आइडिया है ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ट्रेसपासिंग द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, जो कि इकबाल ने भी कहा था एक बार। तो अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, रिफ्यूजी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? राइट विंग पॉलिटिक्स बढ़ रही है। अब इंडिया के एस्पेक्ट में बात करते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब एक पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि एंशिएंट टाइम से तो इंडिया में पीस हमने देखा है, में डिफरेंट कम्युनिटीज यूज्ड टू कोएग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि भारत में अलग अलग तरह के धर्म आए भी और वो कोएग्जिस्ट भी करें। हमारे पास एग्जाम्पल हैं जैसे अशोका, जिन्होंने टॉलरेंस का एग्जाम्पल सेट किया, धम्मा की बात की। इसके बाद मिडावल पीरियड में हमारे पास अकबर हैं जिन्होंने बात की जिजिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या हिस्ट्री भी एक कॉम्युनल एंगल रखती है? क्या इतिहास को भी एक विशेष तरीके से लिखा गया जिसमें कि कुछ अन्य राजा भी हुए, अन्य डायनेस्टीज भी हुई जिन्होंने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन उनको वैसी जगह नहीं मिली जैसे केवल कुछ एक डायनेस्टीज को मिली इतिहास में। तो यानी कि इतिहास को किसी एक विशेष तरीके से लिखना भी कम्युनलिज्म के फैलने का एक कारण है, एक लॉजिक मिल गया। जैसे कि
हमारे इंडिया में चाहे आप डेक्कन की बात करें, साउथ की बात करें, वेस्ट की बात करें, देयर आर मैनी डायनेस्टीज, मैनी ग्रेट डायनेस्टीज। लेकिन क्या इतिहास में जब आप पढ़ते हैं, जो आप रटते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द स्कूल, क्या आपको सारी डायनेस्टीज के बारे में बराबर का और वो स्टेटस देखने के लिए मिलता है? नहीं मिलता, राइट। तो यानी कि अगर हमें इसे कम्युनलिज्म के इशू को रिजॉल्व करना है, तो इसमें ये वाला जो लॉजिक है जो कम्युनल फोर्सेस यूज करती हैं कि देखिए पूरा इतिहास ही गलत है, ठीक है, ये इतिहास ही गलत है, तो हमें उस पर डिबेट और उस पर डिस्कोर्स को चैनलाइज करना पड़ेगा, जिससे ये ना लगे कि ये फोर्स की गई चीज़ है। अगर कहीं पर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट के लिए ओपन किया जाए, राइट। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि मेडावल पीरियड में औरंगज़ेब का जो टिल्ट था वो बेसिकली प्योरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ था, और इन्हीं के दौरान हमने देखा फोर्स्ड कन्वर्जन्स एंड डेमोलिशन ऑफ वेरियस रिलीजियस साइट्स। तो देखिए अगर कोई कोएग्जिस्टेंस चल रहा है किसी धर्मों के बीच में, कम्युनिटी बिल्कुल पीसफुल रह रही है, तो ऐसे में एक कम्युनिटी के कोई लीडर दूसरी कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेसेस या स्क्रिप्चर्स या फिर फोर्सफुल कन्वर्जन ऐसा करते हैं, तो वो कम्युनिटी जिसमें अभी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं थी, अब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाएगी, राइट। लेकिन ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ये पूरे उस रिलीजन की वजह से आई या उस रिलीजन के कुछ पावरफुल लोगों की वजह से आई? पावरफुल लोगों की वजह से आई, राइट। लेकिन अब वो क्या बन जाएगा? वो दो कम्युनिटीज के बीच का इशू बन जाएगा, जबकि वो दो कम्युनिटी के बीच का इशू नहीं था, राइट। ऐसे ही हमने देखा ड्यूरिंग गजनी, गौरी, कुछ एनेक्सेशंस हुए और डिस्टोर्ट किया गया, मतलब टू सम टेम्पल्स। ऐसे ही मुगल पीरियड में हमने देखा कि उन्होंने अपने रूल को प्रमोट करने के लिए सिख गुरुज पर जो एट्रोसिटीज़ करी, तो ऐसे में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो बढ़ गई, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो किया जा रहा था ये पॉलिटिकल था, यानी कि रिलीजन वॉज मिक्सड विद पॉलिटिक्स, बट दिस वॉज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति से अलग नहीं था। चाहे मुगल्स की बात करें या अदर्स की बात करें जिन्होंने ऐसा किया जिससे कि एक इनसिक्योरिटी फैली, वो इस वजह से करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि एक ही धर्म अगर उनके सारे राज्य में होगा तो ऐसे में उनका कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इतिहास ने उनको ये सिखाया था कि जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर रेबेलियन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यानी कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दे वर मिक्स्ड टुगेदर हियर। सो कम्युनलिज्म अगर हम ब्रिटिश टाइम में देखें तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट को जन्म दिया, यानी कि एक विशेष धर्म को उसी के लोग वहाँ से खड़े हो सकते हैं चुनाव में और वही लोग वोट देंगे। तो अब जो बराबर वाले जो लोग हैं जो साथ रह रहे थे, अब तक सब त्यौहार वगैरह सब साथ हो रहा था, अब उनको लगा अच्छा यानी कि हम इनसे कुछ अलग हैं, इस वजह से इन्हीं को केवल वोट देने की पावर मिली है इस एरिया में। तो यानी कि किसी सोसाइटी को कंट्रोल करना हो तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने का तरीका है कि उनमें आइडेंटिटी का जो डिफरेंस है उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट बना लो। और प्रोमिनेंट कैसे बना सकते हैं? इस तरीके से बना सकते हैं जैसे ब्रिटिशर्स ने अटेम्प्ट किया था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑल्सो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपीस करने की कोशिश करी, उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड भी आया, रैमसे मैकडोनल्ड। आपने सुना होगा B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में डिबेट कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा आइडेंटिटी डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे इंडियन सोसाइटी में और ब्रिटिशर्स का फ़ायदा ले लेंगे। तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट टाइम में सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हमेशा से वो केवल मुस्लिम्स को ही अपीस करते थे? ऐसा नहीं था। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब 1857 की म्यूटिनी हुई, यानी कि फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं ये रीज़न है, इस मेजर रीज़न है इस म्यूटिनी का, इस स्ट्रगल का। तो ऐसे में उन्होंने मुस्लिम्स को साइड करके अदर कम्युनिटीज़ को प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे में वहाँ पर सर सैयद अहमद खान ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और वो चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़े। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कम्युनिकेट किया कि देखिए मुस्लिम्स रीज़न नहीं है, और साथ में मुस्लिम्स तो बल्कि आपके लॉयल है, कितने सारे ब्रिटिशर्स को बचाया भी है। इस म्यूटिनी का और इस स्ट्रगल का जो रीज़न है वो आपकी खुद जो फॉल्टी पॉलिसीज़ हैं। तो उसके बाद मुस्लिम्स के लिए जो ब्रिटिशर्स का रुख था वो बदला और उन्होंने मुस्लिम्स की अपीजमेंट, अदर कम्युनिटीज़ की अपीजमेंट स्टार्ट की। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी बताया जाता है, ब्रिटिशर्स रिकॉग्नाइज्ड कि अगर किसी क्षेत्र में राज करना हो तो सपोर्ट ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को करो, डिप्रेस सेक्शन को करो, क्योंकि माइनॉरिटीज़ और डिप्रेस सेक्शन आपके साथ रहेंगे। कारण क्योंकि आपके बिना
हो सकता है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और एटमॉस्फेयर वो बनी गया है डिवीज़न का, तो वो इनसिक्योर महसूस करेंगे। लेकिन आप अगर उनको स्ट्रेंथन कर देते हैं तो वो आपके परमानेंट एलाय बनकर रहेंगे, यानी कि आपको रूल करने में सहूलियत वो पैदा करेंगे। स्टेजेस इन इंडियाज कम्युनलिज्म। सबसे पहला स्टेज है राइज ऑफ नेशनलिस्ट। अब इसमें नेशनलिस्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों हैं। जब मैं नेशनलिस्ट यूज़ कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, यानी कि राष्ट्र बनेगा, तो उसमें धर्म विशेष की संस्थाएं भी बनने लगी, जैसे कि हिंदू रेवलिस्ट मूवमेंट हुई, शुद्धि मूवमेंट, क्योंकि जो इससे पहले हमने देखा था कन्वर्जन्स हुए थे, अब उन लोगों को आ गया कि आप दोबारा अपने धर्म को अपनाएं और उसको वर्ड दिया गया शुद्धि मूवमेंट। तो ऐसे में जो दूसरी कम्युनिटी थी उसको लगा कि अच्छा, यानी कि अगर ये इस धर्म में रहते हैं तो क्या ये अशुद्ध हैं, तभी तो आप शुद्धि मूवमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी बातों ने और ज़्यादा इस वैमनस्य को फैलाया। काउ प्रोटेक्शन राइट्स भी हुए थे 1892 में। लेकिन इस पर रोमिला थापर, फेमस हिस्टोरियन, कहती हैं कि अगर आप ब्रिटिशर से पहले का टाइम देखो तो उस टाइम पर अगर कहीं पर हिंदू मुस्लिम कोई इशू दिख रहा है तो वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम इशू नहीं था, वो बेसिकली फ्रिंज इशूज़ थे। और भारत में तो आमतौर पर जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो सेक्युलर रीजंस की वजह से होते हैं, फिर वो कम्युनल कलर ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे राइट्स होंगे ईव टीजिंग पर, कहीं ईव टीजिंग हुई, जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स 2013 के बारे में आप पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ राइट्स होंगे लैंड डिस्प्यूट्स पे, राइट। तो कहने का मतलब है रीजन रिलीजन नहीं होता, लेकिन बाद में फिर रिलीजन कलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनलिज्म ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है सोसाइटी में। इसके बाद फरैजी मूवमेंट जो शरतुल्लाह जी ने स्टार्ट की थी ईस्ट बंगाल में। अब करा क्या उन्होंने रिफॉर्म कहा कि हम इस्लाम को रिफॉर्म करेंगे इस क्षेत्र में और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को हम साइडलाइन करेंगे। अब कई सारे जो गरीब बंगाली थे, मुस्लिम बंगाली थे, वो इनके साथ इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने उनकी आवाज़ इस वजह से भी उठाई कि भाई देखियो, आपको जो टैक्स देना पड़ रहा है ना एक्स्ट्रा, ये हम एक्स्ट्रा टैक्स के भी मैं साथ खड़ा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर ये लॉजिक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार जो इस्लाम के आधार पर मोबिलाइज करने में अगर किसी ने काम किया तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल उन्होंने इस्लाम का ही यूज़ किया, उन्होंने किसी एक ऐसे इशू को भी पकड़ा जिससे कि वो जनता आसानी से उससे कनेक्ट हो जाए। इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग टेक्निक। सर सैयद अहमद खान, फेमस सोशल रिफॉर्मर, राइट, स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनका एक वाक्य जिसमें बोलते हैं कि देखिए, अगर भारत एक सुंदर ब्राइड है तो हिंदू और मुस्लिम उसकी दो आंखें हैं, ऐसा इनका कहना था। मतलब ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन बाद में जब अवध लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हुई, जब अवध में ये बात उठी कि भाई उर्दू को आप हटाइए यहाँ से और हिंदी को लाइए, तो फिर इनको लगने लगा कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट कॉम है, इनका रहन सहन, बात, जो खान पान और कल्चर, ये बिल्कुल अलग है। तो इनका को एग्जिस्ट करना आफ्टर ब्रिटिशर्स शायद ये नहीं हो पाएगा, डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद इनके जो आइडियाज़ थे वो बेसिकली चेंज हो गए। अब मुस्लिम लीग की बात करें तो जब मुस्लिम लीग स्थापित हुई और उसके बाद जब मुस्लिम लीग कारण बनी पार्टीशन ऑफ इंडिया का, तो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पर मुस्लिम लीग का एक ही आइडिया था। मुस्लिम लीग में भी हमने चेंजेस देखे, जैसे कि जो लॉयलिस्ट ट्रेंड था मुस्लिम लीग का टुवर्ड्स ब्रिटिशर, ये चेंज भी हुआ था। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा लखनऊ पैक्ट के बारे में, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दे केम टुगेदर। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दोनों जगह हमने देखा कि मुस्लिम लीग कांग्रेस साथ साथ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दोबारा से जो कम्युनल टेंडेंसीज थी वो बढ़ गई और मुस्लिम लीग ने रास्ता अलग पकड़ लिया। इवन जिन्ना ने तो ये तक कहा, व्हेन जिन्ना स्टार्टेड दिस मूवमेंट कि अब अलग पाकिस्तान बनाना ही होगा, कि तो वहाँ पर रिलीजन को इस तरीके से यूज़ किया गया कि अगर आपने अलग पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करा तो एक्चुअली आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जितने ये कम्युनल लीडर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज कम्युनल लीडर्स दे आर एलीट, और एलीट क्लास खुद अपने जो संबंध है इन डिफरेंट रिलीजन्स वो अच्छे रखती है। और मोबिलाइज किसको किया जाता है दंगों के लिए? जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और गरीब लोग हैं। लिबरल कम्युनलिज्म ये सेकंड फेज था। इसका मतलब ये है कि यहां पर धर्म या जो कम्युनिटी स्पेसिफिक आइडेंटिटी तो मानते थे लीडर्स, लेकिन फिर भी उनके आइडियाज टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, ये लिबरल थे, यानी कि कट्टरपंथी नहीं थे। तो ह्यूमनिस्ट नेशनलिस्ट थे। बिफोर 1937 का फेज बता रहा हूँ क्योंकि 1937 के बाद चेंज आया था, राइट। 1937 के बाद तो जिन्ना में चेंज आया था, उसके बाद ही एक्चुअली टिल्टेड टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम कम्युनलिज्म।
ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पर्सनैलिटी लाइक एम ए जिन्ना, एम एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी, लाल लाजपत राय, तो ये हम लिबरल कम्युनलिज्म में मानते हैं, राइट। इनका मानना था कि अपने धर्म विशेष के लिए अगर आपने एक सभा बनाई तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर एक सभा अपने धर्म के लिए बनाई और आप उसमें धर्म का विकास कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं या आप दूसरों के खिलाफ हैं, राइट। लेकिन जब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में आता है तो इसमें आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात हुई डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, जैसे धर्म के आधार पर राष्ट्र की संकल्पना, फियर हैट्रेड, ये बताना कि देखिए आप खतरे में, आपका धर्म खतरे में, तो यहाँ पर वायलेंस के यूज़ की भी टेंडेंसी देखी जाती है। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि एक्चुअल में कम्युनलिज्म जब इंडिया में आया वो उसका रीज़न जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स है, जब मोबिलाइजेशन ज़रूरी हो गया मासस का। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि अगर आप राजा हैं तो आपको नहीं पड़ी जनता की कि भाई आप जनता आपको वोट दे और आप जो मोबिलाइज करें जनता को इस बेसिस पे आप, लेकिन अगर आप वहाँ पर डेमोक्रेसी ला दें कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पर आपको एक मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आप जनता को मोबिलाइज कर लें, राइट। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन जो है 1930s के बाद शुरू हुआ। ऑन द अदर हैंड मार्क्सिस्ट का क्या कहना है, मार्क्सवादियों का कहना है कि देखिए भारत में कम्युनलिज्म की जड़ है ना वो कॉलोनियलिज्म है, अंग्रेज हैं। आप कहेंगे सर इन्होंने कौन सी नई बात बोल दी। मार्क्सिस्ट कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कॉलोनियलिज्म है तो इसका मतलब है पैसा, इसका मतलब है व्यवस्था, इसमें क्या चेंजेस आए। जैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं जो व्यवस्था सेल्फ सफिशिएंट होती है वहां पर राइट्स होने की संभावनाएं ना के बराबर। जहां पर स्कार्सिटी हो जाती है तो स्कार्सिटी के टाइम पर लोग कम्युनिटी को ढूंढते हैं और कम्युनिटी के बाद कम्युनलिज्म आता है और कम्युनलिज्म के बाद राइट्स आते हैं। मार्क्सिस्ट कहते हैं आपके देश में स्कार्सिटी लाने का एक बड़ा कारण जो है वो ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने आपकी जो लैंड पॉलिसी ऐसी रखी कि जो हमारे फार्मर्स थे उनकी खेती खराब, स्मॉल ट्रेडर्स का ट्रेड खराब, तो स्कार्सिटी में आदमी क्या ढूंढता है, कम्युनिटी को ढूंढता है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ एंड एजुकेशन पर कोई विशेष काम उन्होंने नहीं किया। ऐसे में जब नई व्यवस्था बनी तो ऐसे में स्कार्सिटी में हर कोई चाहता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे सपोर्ट मिल जाए सरकार का, संस्थाओं का। तो ऐसे में जो कम्युनिटी स्ट्रांग होती है वो अपने कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट कर देती है, यानी कि नेपोटिज्म वहां पर आ जाता है। और इसी वजह से ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है कम्युनलिज्म का कि आपको थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिल जाए, हेल्थ एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन में, आपके कम्युनिटी का कोई नेता आपको सपोर्ट कर दे, वो एक्चुअल में वैलिडिटी दे देती है कम्युनल पॉलिटिक्स को। फिर आपको लगता है कि नहीं यही सही है। अब वो नेता चाहे टोटल फेलियर हो, लेकिन आप चाहेंगे क्योंकि आपकी बिरादरी का है, आपके धर्म का है, इस वजह से वो जीतना चाहिए। तो यानी कि यहां पर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। वाई कम्युनिस्ट स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, जबकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे किसी एक धर्म की बात नहीं की गई। हमारा तो प्रेम्बल में भी सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया, और सेक्युलर वर्ड तो बाद में ऐड किया गया, इससे पहले तो हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे सेक्युलर आइडियाज़ को। माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से आर्टिकल्स भी थे। लेकिन रिसेंटमेंट हमने देखी कि जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स को पुश करने की, तो कई बार धर्म विशेष के जो आइडियाज़ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और ये केवल एक संप्रदाय की बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सबरीमाला टेम्पल का इशू, ट्रिपल तलाक का इशू, शाहबानो का इशू। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आ रहा है, क्या उस कम्युनिटी ने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया? नहीं। तो वहाँ पर धर्म और वो समाज, वो कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर देखा गया कि नहीं देखा गया, मतलब लोगों ने इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया था। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि एक विधान होना चाहिए देश में, एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए, राइट। तो अब ये क्यों? देखिए, माना जाता है कि अगर एक ही देश में अलग अलग तरह के कानून होंगे, जैसे कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई सिख धर्म से है, तो अलग अलग कानून होंगे, तो ये आइडेंटिटी उन धर्म के लोगों में बनी रहेगी कि वो अलग अलग हैं। आपको ये आइडेंटिटी ही हटानी है कि आप अलग अलग हैं। आपको आइडेंटिटी लानी है कि आप एक राष्ट्र के भाग हैं, आपकी प्रोमिनेंट आइडेंटिटी इंडियन है। तो इस वजह से आपको ये जो परसेप्शन है कंट्राडिक्टरी इंटरेस्ट का कि भाई आप अलग अलग हैं और आपके हित भी अलग अलग हैं, इसको हटाना होगा, क्योंकि यही रूट कोज है कम्युनलिज्म का। तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गोइंग टू बी एंटीडोट टू दिस कम्युनलिज्म, जबकि दूसरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि नहीं, एंटीडोट साबित नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट धर्म के लोग कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, अपने अपने धर्म विशेष के जो कानून है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर आप किसी विशेष धर्म के जो विशेष कानून है उसको खत्म करके एक यूनिफॉर्मिटी ला देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये माना जाएगा कि एक्चुअली आप उस धर्म का सम्मान नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन के खिलाफ चला जाएगा जो इंडिया में फॉलो होती है। पॉलिटिशियंस एक रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट विलेनस रोल है, अच्छा रोल नहीं है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेन कॉजेस हैं जिसके थ्रू जनता को मोबिलाइज किया जाता है। जैसे कि अभी आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी कनेक्ट किया था, स्कार्सिटी यानी कि जहां पर कमी होती है वहां पर कम्युनिटी की रोल और ज़्यादा हो जाता है, फिर कम्युनल राइट्स, कम्युनलिज्म ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी वजह से देखा गया कि जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कम्युनल राइट्स में एंगेज होंगे। सो अभी तक सरकार ने क्या किया है, जैसे NHRC की स्थापना हुई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लेकिन कहा जाता है कि इट्स अ टूथलेस बॉडी। साथ में हमारे पास 3 कमिटीज हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं आप, सच्चर कमेटी, नानावटी कमेटी और रंगानाथ मिश्रा कमीशन। रंगानाथ जो पूर्व CJI रह चुके हैं इंडिया के। अब ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनाने की बात हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रेपुटेशन बिल 2011, यानी कि अगर कहीं पर कोई कम्युनल वायलेंस होता है, किसी को नुकसान होता है, तो ऐसे में एक अथॉरिटी होगी जो काम करेगी और उनकी रिहेबिलिटेशन भी कराएगी जिसको ऐसा नुकसान हो। लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया। अदर देन IPC, CRPC में प्रोविजंस तो हैं। अब देखिए ये 4 इशू ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको कोट करने में काम आएंगे। पहला कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है, हालांकि हमारे पास इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये भी बताता है कि अगर कोई नेता हेट स्पीच का इस्तेमाल करके कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाहता है अपने इलेक्शन के लिए तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाता है। लेकिन इसका कितना यूज हुआ एक्चुअली, ये एक सोचने वाली बात है। साथ में नो क्लियर पॉलिसी फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो इस विक्टिम्स होते हैं उनके रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसी ना होना, सिक्योरिटी ऑफ विटनेस, साथ में पब्लिक सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी होना। तो ये 4 मेन चैलेंज है हमारे सामने इस टाइम पर। सरकार ने हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स भी बनाई, जैसे कि आप ये ब्लू ड्रेसेस में देखते हैं, ये एक्चुअली CRPF का ही सेगमेंट होता है जिसका काम होता है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? एक तो सॉल्यूशन है एबोलिशमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सख्त कानून चाहिए कि जो भी इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो उस पर टाइम बाउंड यानी कि स्पीडी जजमेंट होगा और स्ट्रिंजेंट लॉज हमारे पास होंगे, तभी हम इस कम्युनल पॉलिटिक्स पर काम कर सकते हैं। साथ में मैं जनता को अवेयर करने के लिए TV कमर्शियल्स, मूवीज़, जैसे मूवीज़ आपने बजरंगी भाईजान, राजी, ऐसी कुछ मूवीज़ आपने देखी होंगी, इनका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है जनता की साइकोलॉजी पर। सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, इसकी भी अहमियत है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है आपको, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी बोलेंगे? नहीं। लेकिन हमने देखा कि कई सारे राइट्स इस वजह से हुए क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की गई, राइट। तो ऐसे में इस फेक इन्फॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा, राइट। So I hope now you have fair idea about this communalism issue, problems क्या है, सरकार ने क्या किया है, right? और क्या हमें करना चाहिए। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep growing। अगर आपका कोई सवाल है you can drop me a message on shashank.powerbeing, that's my personal Insta। ये PDF आपको शशांक त्यागी for you टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। See you।